गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम स्टार्ट किए थे मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन कंपनी है उसके आगमन के बारे में। तो हम जो चारों कंपनी है वो किस क्रम से आई हम उसको बता चुके हैं। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। और ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में एक और कंपनी आई थी, डेनिश कंपनी। तो उसकी कोई खास उपलब्धि थी नहीं, तो ये हम पीछे क्लास में कर चुके हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कर्नाटक वार से। कर्नाटक वार किसके किसके बीच होती है कर्नाटक वार? ये होगी ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी। फ्रांसिस, जो ब्रिटिश कंपनी है उसके बीच में और जो फ्रांसिस कंपनी है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? कर्नाटक वार होगा। और कितना होगा? 3 लड़ाई होगी कर्नाटक की। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकेंड और थर्ड, 3। किसके किसके बीच? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। इसका कारण क्या था? तो हम इसको पिछले क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक देख लीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर की ये लड़ाई क्यों होती है, इसकी पृष्ठभूमि। हम एक बार मैप ये बार बताए थे आप लोगों को। ये मान लीजिए जैसे भारत प्रायद्वीपीय का भाग है, ये पूरा भारत नहीं है, ये सिर्फ भारत प्रायद्वीप है। यानी जो 22 डिग्री अक्षांश होता है, उससे जो नीचे का भाग होता है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसके बाद 22 डिग्री के जैसे ऊपर में जाइएगा तो देखिएगा 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो जो 22 डिग्री से नीचे वाले भाग को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं। मान लीजिए ये भड़ौच, ये सूरत में दोनों लोग कंपनी स्थापित करते हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। मसूलीपट्टनम में, यह है मसूलीपट्टनम, यहाँ पे भी दोनों लोग की कंपनी है। तमिलनाडु में भी, पौंडीचेरी में ये है, मद्रास में ब्रिटिश हैं और पौंडीचेरी में फ्रांसीस हैं। बंगाल में भी, बंगाल वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी देखिएगा तो ब्रिटिश, हुगली में ब्रिटिश हैं। यहाँ तो लगभग देखिएगा तो पूरे बंगाल में ही, लगभग पूरे बंगाल में क्या है, तो ब्रिटिश धीरे धीरे पूरे भारत पे ही कब्जा कर लेंगे। तो बंगाल में और इसी बंगाल में चंद्रनगर में फ्रांसीसी है, यानी ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों हैं। ब्रिटिश फ्रांसीसी। कलकत्ता में ब्रिटिश हैं, चंद्रनगर में फ्रांसीसी हैं। आपको ये भी बता चुके हैं कि 3 गांव इनको दिया गया था, सूतानाटी, कालीकत्ता, गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया था। किसने बसाया था? जॉब चार्नोक ने। और कलकत्ता का संस्थापक भी बोला जाता है जॉब चार्नोक को। तो यहाँ भी कंपनी है दोनों लोग की, यहाँ भी दोनों लोग की, मसूलीपट्टनम में भी दोनों लोग की, मद्रास में भी दोनों लोग की। इन दोनों में क्या होगा कि दोनों में होड़ मची रहेगी, कौन किससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन लोगों में क्या होगी? होड़ मची रहेगी। इसी कारण में क्या होगा कि जो कर्नाटक वार होगा, किसका कारण, किसकी देन है? इस कंपनी की देन है। क्यों? क्योंकि तीनों के बीच अधिक प्रॉफिट करने के लिए तीनों के बीच व्यापारियों में क्या होगी? होड़ मची रहेगी। तो हम, ये तो कारण था, जो मेन कारण था। अब हम अलग अलग कर्नाटक वार देखेंगे। आप प्रथम कर्नाटक वार यहाँ लिख लीजिए, कर्नाटक। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से चल नहीं रहा है। कर्नाटक वार, फर्स्ट कर्नाटक वार। प्रथम कर्नाटक की लड़ाई, ये तो सेम ही रहेंगे, यहाँ लिख लीजिए, ब्रिटिश वर्सेस
वर्सेस फ्रांसीसी। फ्रांसिस यानी ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस के बीच में क्या होगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। प्रथम कर्नाटक युद्ध। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब ये चल रही, 1746 से लेकर 1748 तक। और इसका तो एक कारण तो ये था, मेन कारण तो ये था व्यापारिक के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका एक तत्कालिक कारण भी होता है। इसका तत्कालिक कारण ये होता है, जैसे ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो ये मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था ब्रिटिश ने, उसका यहाँ का शासक कौन था, फोर्ट सेंट जॉर्ज है निकोलस मार्स। निकोलस मार्स। और यहाँ पे फ्रांसीसी जो पौंडीचेरी में बनाया था सेंट लुई, फोर्ट सेंट लुई, उसका यहाँ का शासक कौन था, डुप्ले। यहाँ था डुप्ले, यहाँ था निकोलस मार्स। और हम आपको बता चुके थे कल, जैसे ये मान लीजिए अफ्रीका है, तो यहाँ पे मॉरिशस था। मॉरिशस में 1721 में हम आपको बता चुके हैं कि फ्रांसीसी ने कंपनी स्थापित किया है। तो यहाँ पर कौन था, ला बुडेने। ला बुडेने, ला बुडेने यहाँ का मॉरिशस में कंपनी का संस्थापक है। यहाँ पे डुप्ले है भारत में, और मद्रास में निकोलस मॉर्स है। तो ये जो लड़ाई हो रही है, ये किसके अधिकार के लिए हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण। किसके, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मदद कौन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ये यूरोप का देश है, ये देखिएगा, तो ये यूरोप का देश है। मैं हम आपको धीरे आगे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए याद रखिए कि ये यूरोप का देश है। तो ये किसके ज्यादा करीब है, फ्रांस के ज्यादा करीब है। तो इसीलिए इस ऑस्ट्रिया की मदद कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। तो इसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण क्या होता है कि यहाँ पे भी लड़ाई होती है। यूरोप में तो फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन हो रही है, लेकिन उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। तो भारत में भी क्या होता है कि निकोलस मार्स और डुप्ले के बीच लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो ब्रिटेन से हुआ, जो ब्रिटेन जब निकोलस मार्स को लग गया कि अब फ्रांसीसी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमला करेंगे भारत में भी, तो इसने सहायता मांगी, नौसेना की सहायता मांगी। कहाँ से, ब्रिटेन से। तो इन्होंने ब्रिटेन से सहायता मांगी। तो ब्रिटेन का जो नौसेना कमांडर था, बर्नेट, इसका नाम था बर्नेट। बर्नेट कमांडर था, बर्नेट। ये क्या करता है कि ब्रिटेन से नौसेना लेकर चल देता है, ब्रिटेन से नौसेना लेकर चल देता है। जब ये ब्रिटेन से नौसेना लेकर चलता है, तो इसने क्या किया कि आकर इसी मॉरिशस में ये जो सेना थी किसकी, फ्रांसीसी की, इसके जहाजों पर अधिकार कर लेता है। कौन, ये बर्नेट, जो ला बुडेने की सेना। क्योंकि जब निकोलस मार्स ब्रिटेन से अपनी नौसेना मंगा रहा है, तो डुप्ले भी क्या करेगा, अपनी नौसेना कहाँ से मंगाएगा, मॉरिशस से। जो मॉरिशस में इसकी नौसेना थी, डुप्ले भी क्या किया, मंगा लेता है। तो इसी क्रम में जब ये बर्नेट आता है, कमांडर बर्नेट, तो इसी क्रम में आते हुए उसने क्या किया कि मॉरिशस में जो फ्रांसीसी जहाज थे उस पर अधिकार कर लिया। और यही क्या था, उसका तत्कालिक कारण था। यानी इसका तत्कालिक कारण क्या था, ब्रिटेन के नौसेना कमांडर बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। और यही उसका तत्कालिक कारण था। तो जब इसने कब्जा कर लिया, तो इस पर क्या किया, डुप्ले ने यहाँ पे हमला कर दिया। डुप्ले ने क्या किया, इस पे हमला कर दिया। किस पे, ब्रिटिश पे। तो डुप्ले ने मद्रास पर हमला कर दिया।
मद्रास पर हमला कर दिया। कौन? डुप्ले, और मद्रास को जीत गया, यानी मद्रास पर अधिकार कर लिया। यानी मद्रास मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो डुप्ले ने मद्रास पर हमला कर लिया और इसने मद्रास पे अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि पुनः जब ये सेना वापस आती है यहाँ भारत में, ये पुनः ये लोग क्या करते हैं, भारत पे, सॉरी, ये पुनः ये फ्रांसीसी पे क्या करते हैं कि अटैक करते हैं। कमांडर बर्नेट और निकोलस मार्श मिलके पुनः ये लोग क्या करते हैं, इस पे हमला करते हैं। और इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो ये ला बुडेने है, जो अपनी नौसेना लेकर आया है, इसको ये लोग पैसा का लालच देते हैं कि आप ब्रिटिश की तरफ से लड़िए, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। तो ये ला बुडेने क्या करता है लालच में कि ये फ्रांसीसी की तरफ से लड़ाई न लड़कर ये ब्रिटेन की सेना में चला जाता है। तो इसने क्या किया कि पैसों की लालच देकर ला बुडेने को ब्रिटेन अपने मिला लेता है, ब्रिटेन अपने में शामिल कर लेता है। ला बुडेने इसको अपने में ब्रिटेन शामिल कर लिया। अब तो इसकी सेना कमजोर हो गई, क्योंकि ये पूरी नौसेना लेकर किस में चला जाता है, यहाँ चला जाता है ब्रिटेन के साथ। डुप्ले की नौसेना कमजोर हो जाती है। तो डुप्ले क्या करता है कि यहाँ पे उस समय पे कर्नाटक हुआ करता था, यहाँ पे कर्नाटक, आजकल देखिएगा कर्नाटक, तो कर्नाटक इस तट से लगा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे मैसूर हुआ करता था। कर्नाटक नहीं था, यहाँ पे मैसूर, इसके ऊपर मराठा। कर्नाटक यहाँ था, हैदराबाद यहाँ था। तो ये कर्नाटक जब यहाँ था तो इसका शासक कौन था, अनवरुद्दीन। यहाँ का शासक था अनवरुद्दीन, यहाँ का शासक था अनवरुद्दीन। तो जब डुप्ले की ये ला बुडेने सैनिक ये कहा निकोलस मार्च से मिल जाते हैं, यानी ब्रिटिश से मिल जाते हैं, तो डुप्ले ने क्या किया कि अनवरुद्दीन से एक समझौता किया। किससे? अनवरुद्दीन से। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि डुप्ले वर्सेस डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच समझौता हुआ। और इसमें क्या समझौता किया कि आप जो ये अनवरुद्दीन की सैनिक है वो डुप्ले के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ क्या करे, लड़ाई लड़े। तो जो अनवरुद्दीन के सैनिक और डुप्ले की सैनिक, यानी यहाँ लिख लीजिए अनवरुद्दीन प्लस डुप्ले के सैनिक, डुप्ले के सैनिक ब्रिटिश के खिलाफ क्या करे, लड़ाई लड़े। किसने कहा था? डुप्ले ने। तो बदले में अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो इनको फायदा क्या होगा? तो डुप्ले ने कहा कि अगर हम मद्रास जीतेंगे तो मद्रास अनवरुद्दीन को सौंप देंगे, यानी मद्रास जीतकर हम अनवरुद्दीन को सौंप देंगे, और बदले में मद्रास देने का वादा किया। कौन? डुप्ले। लेकिन क्या हुआ, लड़ाई तो हुई, ये लोग जीत भी गए। कौन? पुनः डुप्ले, पुनः फ्रांसीसी क्या हुए, जीत गए। ला बुडेने के सैनिक, कमांडर बर्नेट के सैनिक, निकोलस मार्च के सैनिक, ये तीनों लोग लड़ाई लड़े। इसके बाद भी क्या हुआ कि जब डुप्ले और अनवरुद्दीन मिल गए तो ये लोग पुनः जीत जाते हैं, विजय हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो ये वादा किया था डुप्ले ने कि हम मद्रास दे देंगे, उन्होंने मद्रास नहीं दिया। डुप्ले ने विजय के बाद, यहाँ लिख लीजिए, विजय के बाद डुप्ले ने मद्रास नहीं दिया। किसको? अनवरुद्दीन को मद्रास नहीं दिया। जब मद्रास नहीं दिया तो अब इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होगी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और इस लड़ाई को बोलेंगे अडयार का युद्ध। पहले तो कर्नाटक वार हुआ, कर्नाटक वार में ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो वादा किया था कि हम मद्रास देंगे, जब मद्रास इन्होंने नहीं दिया तो इनके और इनके बीच में पुनः लड़ाई होगी, उसको बोलेंगे अडयार का युद्ध। अडयार का युद्ध ये कब होता है? 1748 में।
किसके किसके बीच में होता है, तो डुप्ले वर्सेस महफूज खान। महफूज खान, महफूज खान क्या था, इधर से अनवरुद्दीन की तरफ से महफूज खान आता है और इधर से डुप्ले ही आता है। इसमें क्या हुआ कि ये महफूज खान हार गया, महफूज खान हार गया। जब महफूज खान हार गया तो इसमें क्या होता है कि एक संधि होती है, 1748 में एक संधि होती है, ए ला सापल की संधि। 1748 में ए ला सापल की संधि होती है, एला सापल की संधि होती है। और उसमें क्या होता है कि जिसका क्षेत्र जैसा था वैसा ही रखा गया है, यानी जिसका क्षेत्र जैसा था वैसा ही रखा गया, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम अनिर्णायक। अनिर्णायक, अनिर्णायक मतलब कि जिसका क्षेत्र जैसा था उसी तरह रखा गया, यानी जैसा था वैसा ही सेम। तो निकोलस मार्श को, यानी जो मद्रास है निकोलस मार्श को मिल गया, फोर्ट सेंट लुई डुप्ले को मिल गया, अनवरुद्दीन जैसे थे वैसे ही उनका क्षेत्र रखा गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, अनिर्णायक, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ इस लड़ाई का। इसके बाद क्या होता है कि जस्ट इसके अगले साल यानी 1749 में फिर से कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन उसका कारण दूसरा था। इसको मिटा देते हैं, ऊपर से मिटाते हैं ताकि आप लोग नोट करते चलिएगा। ये मैप भी मिटा देते हैं, बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर आप लोग को राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी तो जो हम बोल रहे हैं वो देखते चलिएगा, उसको लिखते चलिएगा। हो सकता है राइटिंग थोड़ा बड़ा या छोटा हो जा रहा होगा या फिर समझ नहीं आ रहा होगा, तो जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देते जाइएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड कर्नाटक युद्ध। सेकेंड कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1749 में शुरू होता है, 1749 में। सेकेंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चलता है, 1749 से 54 तक चलता है सेकेंड कर्नाटक युद्ध। इसका कारण क्या था, इसमें दो युद्ध होंगे, एक अंबुर का युद्ध होगा और एक हैदराबाद के निजाम के कारण युद्ध होगा। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं जो ये अनवरुद्दीन था उसके कारण हम देखते हैं। हम मैप बना लेते हैं। ये मान लीजिए तमिलनाडु है, ये केरला है। तो इसमें क्या था, यहाँ मान लीजिए मद्रास, यहाँ पे है निकोलस मार्श, यानी ब्रिटिश है, यहाँ सीधा लिखिए ब्रिटिश। और यहाँ है पौंडीचेरी में फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और यहाँ पे है कर्नाटक, और यहाँ पे कौन है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। और यहाँ है हैदराबाद। हैदराबाद में किसका शासन था, निजाम का, निजाम का। तो इसमें जो अंबुर का युद्ध होगा, सत्रह सौ 1749 में, ये क्यों होगा, कर्नाटक उत्तराधिकार के कारण। किसके, कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण। तो इसमें होगा चांदा साहब प्लस फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, चांदा साहब प्लस फ्रांसीसी मिलकर युद्ध लड़ेंगे, किसके खिलाफ, अनवरुद्दीन के खिलाफ, वर्सेस अनवरुद्दीन, वर्सेस अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। इसमें क्या होगा कि ये लोग जीत जाएंगे, ये लोग क्या होंगे, जीत जाएंगे, ये लोग विजयी हो जाएंगे, विजयी। और ये इनकी पराजय हो जाती है, ये पराजय हो जाती है, बेचारा हार जाता है अनवरुद्दीन, और इस युद्ध में ये मारा जाता है।
यहीं पे ये क्या होता है, मारा जाता है। और जो इसका बेटा था मोहम्मद अली, इसका बेटा था मोहम्मद अली, वो भागकर कहाँ चला जाता है, तिरुचिनापल्ली चला जाता है। ये भागकर, यहाँ लिख लीजिए, मोहम्मद अली भागकर तिरुचिनापल्ली चला जाता है। तिरुचिनापल्ली चला जाता है, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। तो मोहम्मद अली भागकर यहाँ चला जाता है। अनवरुद्दीन मर गया, तो ये कर्नाटक का उत्तराधिकारी अब कौन होगा, कर्नाटक का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो ये चांदा साहब खुद यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है। चांदा साहब खुद यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो यहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनता है कर्नाटक का, ये लिख लीजिए, चांदा साहब उत्तराधिकारी बन जाता है। उत्तराधिकारी बन जाता है कौन, चांदा साहब, कहाँ का, कर्नाटक का। इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है, अब इसमें और थोड़ा सा है कि इसमें क्या होता है चांदा साहब में, कि एक तो ये जब अधिकारी बनता है तो कुछ ये अपने सैनिक को दो भागों में बांट देता है। जब ये उत्तराधिकारी बनता है तो ये अपने सैनिक को दो भागों में बांट देता है। दो भागों में क्यों बांटा, एक सैनिक जो होंगे, एक सैनिक की जो टुकड़ी होगी वो इसकी रक्षा करेगी, यानी एक सैनिक टुकड़ी, एक सैनिक टुकड़ी क्या होगी, चांदा साहब की रक्षा करेगी। और जो दूसरी सैनिक टुकड़ी थी उसने क्या किया, दूसरी सैनिक टुकड़ी ने मोहम्मद अली का पीछा कर लिया। सेकेंड सैनिक टुकड़ी, यहां लिख लीजिए, सेकेंड सैनिक टुकड़ी ने, सेकेंड सैनिक टुकड़ी ने मोहम्मद अली का, मोहम्मद अली का पीछा किया। क्यों, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो फिर ना कभी कभी, कभी ना कभी ब्रिटिश से मिलकर ये क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा, कहाँ, कर्नाटक पे अधिकार के लिए। तो इसने क्या किया, दूसरी सैनिक को यहाँ लगा दिया कि इसको भी खत्म कर दिया जाए। यहाँ अनवरुद्दीन मर गया, इनका उत्तराधिकारी मोहम्मद अली भी मर जाएगा, तो ये होंगे क्या होंगे, फ्री होकर यहाँ का उत्तराधिकारी बने रहेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर था रॉबर्ट क्लाइव, ये जो ब्रिटिश में है इस पे रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि यहाँ बहुत अपनी होशियारी दिखाई। इसने क्या किया, जब देखा कि एक सैनिक की टुकड़ी जो है यहाँ है और एक सैनिक की टुकड़ी यहाँ है, तो यहाँ पे सैनिक की टुकड़ी कम थी, तो जब सैनिक की टुकड़ी यहाँ कम थी तो इसने, ब्रिटिश ने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया। ब्रिटिश ने क्या किया कि उस पे अटैक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक पर चढ़ाई किया और चांदा साहब को मार दिया, चांदा साहब को मार दिया। जब चांदा साहब को मार दिया यहाँ पे, इसके बाद मोहम्मद अली को इन्होंने अथू बना दिया, मोहम्मद अली को उत्तराधिकारी बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया, मोहम्मद अली को उत्तराधिकारी बना दिया और चांदा साहब को मार दिया। फिर से कर्नाटक कहाँ आ गया, कर्नाटक कहाँ आ गया, ये मोहम्मद अली के पास आ गया। यानी जो इसके पिता चलाते थे, अब उसका उत्तराधिकारी कौन हो गया, मोहम्मद अली हो गया। तो ये अंबुर का युद्ध हुआ है। अब सेकंड जो होता है वो हैदराबाद निजाम के कारण होता है। उसमें क्या होता है, इसको मिटा देता हूं, जो वहां का निजाम होता है, निजाम उल मुल्क आसफ जहां उसका नाम है, वो क्या होता है कि मर जाता है। निजाम उल मुल्क आसफ जहां उसका नाम था, या आसफ जहां निजाम उल मुल्क जो रख लीजिए। तो यहाँ का जो निजाम था उसका नाम था आसफ जहां निजाम उल मुल्क। उसकी क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो उसके पुत्र, जब निजाम की मृत्यु के बाद
पुत्र क्या था? नासिर जंग। नासिर जंग। और पौत्र कौन था इसका? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। इस नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच में क्या होती है? विवाद हो जाता है कि शासक हम बनेंगे। ये मुजफ्फर जंग बोलता है कि शासक हम बनेंगे, यानी हैदराबाद का उत्तराधिकारी इसके बीच और ये मुजफ्फर जंग के बीच में हैदराबाद के उत्तराधिकार के कारण क्या होता है? यहाँ लड़ाई हो जाती है, यानी विवाद छिड़ जाता है। तो नासिर जंग की मदद कौन करता है? ब्रिटिश। इसकी मदद ब्रिटिश करता है और इसकी फ्रांसीसी। इसकी मदद फ्रांसीसी करता है। इसमें क्या होता है कि जब ये क्या होते हैं? विजय हो जाते हैं। जब ये दोनों के बीच में जब जंग होगी तो विजय कौन होगा? मुजफ्फर जंग। ये क्या होता है? जीत जाता है। मुजफ्फर जंग विजयी हो जाता है। मुजफ्फर जंग विजयी हो जाता है किसमें? हैदराबाद, यानी हैदराबाद के उत्तराधिकार में मुजफ्फर जंग विजयी हो जाता है। और बुस्सी क्या होता है? बुस्सी यहाँ का क्या था? फ्रांसीसी शासक होता है बुस्सी। तो ये बुस्सी क्या करता है कि इसको उत्तराधिकार घोषित करने के लिए, एक होता है ना जिसे कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? एक तरह से मान लीजिए कि राष्ट्रपति दिला रहा है। तो उसी तरह यहाँ क्या हुआ, जब मुजफ्फर जंग यहाँ विजय हो जाता है तो इसको जब हैदराबाद का उत्तराधिकार सौंपना था तो उसके लिए कौन जाता है? बुस्सी जाता है। कहाँ पे? हैदराबाद। और बुस्सी के बीच में, मुजफ्फर जंग के बीच में क्या होती है? कुछ अनबन हो जाती है, यानी बुस्सी और मुजफ्फर जंग के बीच में अनबन हो जाता है। अनबन हो जाता है। जब अनबन हो जाता है तो ये बुस्सी क्या है? मुजफ्फर जंग को मार देता है। बुस्सी मुजफ्फर जंग को मार देता है, जान से मार देता है। और नवाब किसको बनाता है वहां का, हैदराबाद का? सलावत जंग को। सलावत सलावत जंग को निजाम बनाता है। सलावत जंग को निजाम घोषित करता है। तो उसमें दो युद्ध हुए, एक अंबुर का युद्ध हुआ और एक ये हैदराबाद को उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उसमें दो युद्ध हुए। तो ये सेकेंड कर्नाटक युद्ध था। इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश और फ्रांसीसी इन्वॉल्व है। और ये किस लिए इन्वॉल्व है? क्योंकि ये ज्यादा से इनको कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको बस इतने से मतलब था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम व्यापार कर सके। तो इस सेकेंड कर्नाटक युद्ध के बाद क्या होता है? एक संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि। यहाँ पे एक संधि होती है, संधि पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि कब होती है? 1755 में। 1755 में। तो इसमें फ्रांस ने क्या किया कि जहां पे ये डुप्ले था, डुप्ले को हटा दिया। यहाँ पे जो डुप्ले था, क्योंकि वो लोग भी क्या थे, बार बार देख रहे थे कि आप फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में जब तक डुप्ले है तब तक लड़ाई होती रहती है। पहला कर्नाटक युद्ध भी हुआ, उसके एक साल बाद सेकंड बार 5 साल तक ये दूसरा कर्नाटक युद्ध भी हुआ। और इसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये भी फ्रांसीस है, यहाँ ब्रिटिश है। तो सैनिक लड़ेंगे तो ऑब्वियसली है कि या तो इधर का या तो इधर का, कोई तो हताहत होगा ही। तो ये बार बार देख रहे थे फ्रांसीसी कि ब्रिटिश से क्या हो रही है, विवाद उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसने क्या किया कि जो यहाँ डुप्ले था उसको हटा दिया। तो यहाँ पे हुआ, डुप्ले को हटाकर, डुप्ले को हटाकर गेडेहू, गेडेहू को, गोडेहू, गोडेहू को शासक बनाया। कहाँ का? यहाँ का। यानी सत्ता किसको हस्तांतरित किया? गोडेहू को। गोडेहू इसको शासन क्या किया? स्थानांतरित कर दिया और डुप्ले को यहाँ से हटा दिया। तो इसमें एक संधि होती है कि फ्रांस
कोई भी जो राज्य में जो दखल अंदाजी है, यानी आंतरिक राज्य में, आंतरिक राज्य के मामलों में दखल नहीं करेगी, दखल नहीं करेगी। यानी फ्रांस अब कोई भी राज्य का जो आंतरिक मामला होगा उसमें दखल नहीं करेगी। ये किस संधि में हुआ? पौंडीचेरी की संधि में। कब हुआ था? 1755 में। और डुप्ले को हटाकर कौन आ गया है? गेडेहू शासक आ गया है। यहाँ पे फिर 2 साल बाद पुनः लड़ाई होती है, और वो लड़ाई होती है जब ये लोग यूरोप में लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटिश। उसके कारण भारत में भी तीसरी बार लड़ाई होती है, जो थर्ड कार्नेटिक वार है। हम एक बार थर्ड कार्नेटिक वार को देखते हैं। मैप तो वही रहेगा, मैप बदलेगा नहीं। थर्ड कार्नेटिक वार। सत्रह सौ छप्पन से 63 तक, ये 7 वर्षों तक चला, इसीलिए इसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। 7 वर्षों तक चला, इसीलिए ये सप्तवर्षीय था। थर्ड कर्नाटक वार। इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और प्रसा, एक बार याद रखिएगा, पहला में भी ऑस्ट्रिया था और थर्ड में भी ऑस्ट्रिया आ रहा है। ऑस्ट्रिया और प्रसा। प्रसा उस टाइम पे बोलते थे, अभी इसको बोलते हैं जर्मनी। जर्मनी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। तो जर्मनी किसके नजदीक है? आप लोग जब ज्योग्राफी में भी देखिएगा तो जर्मनी देखिएगा ब्रिटेन के ज्यादा नजदीक है, और ऑस्ट्रिया फ्रांस के ज्यादा नजदीक है। तो इसका मदद कौन कर रहा था? फ्रांस। इसका मदद फ्रांस कर रहा था, और इसका मदद ब्रिटेन। इसका मदद ब्रिटेन कर रहा था, इधर फ्रांस इधर ब्रिटेन। तो जो जो यहाँ पे चल रही थी यूरोप में लड़ाई, ये चल रही थी कहाँ? यूरोप में। यूरोप में। तो जब ये यूरोप में ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे? भारत में भी आपस में लड़ना शुरू कर दिए। यानी यूरोप का असर भारत में भी दिखना शुरू हो गया। जब भारत में दिखना शुरू हो गया तो भारत में भी ये लोग लड़ते हैं। तो भारत में जो लड़ाई होती है वो वांडीवासा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? वांडीवासा का। वांडीवासा कब होती है? 1760 में वांडीवासा का युद्ध। किसमें होती है? फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन में, नहीं, फ्रांसिस वर्सेस ब्रिटिश। फ्रांसिस और ब्रिटिश के बीच में होती है। कब? 1760 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। काउंट लाली। और यहां से आयरकुट। आयरकुट। इसमें क्या होता है कि ये फ्रांसिस हार जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? फ्रांसिस हार जाते हैं, ये हार जाते हैं, जीत जाते हैं। जब ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। यानी कोई भी युद्ध खत्म होता है तो लास्ट में एक संधि की जाती है। तो 1763 में जब ये युद्ध खत्म हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, तो यहाँ पे एक संधि हुई 1763 में, और उस संधि को बोलते हैं पेरिस की संधि। 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि होती है। और इसमें क्या कहा गया पेरिस की संधि के तहत कि इसमें जब ये जीत जाते हैं ब्रिटिश, तो जितना भी ये क्षेत्र था किसका? फ्रांसिस का, उस पे ये लोग अधिकार कर लेते हैं। यानी हर क्षेत्र पे अधिकार कर लेते हैं, जीत जाते हैं तो। कौन? ब्रिटिश। तो इस संधि में क्या कहा गया कि फ्रांस के सभी विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए।
वापस कर दिए गए। जितना भी सब विजित क्षेत्र था, जितना भी ब्रिटिश अधिकार किए थे, वो सब वापस कर दिया गया, लेकिन एक को छोड़कर, चंद्रनगर जो बंगाल में था, बंगाल में, उसको वापस नहीं किया गया। यानी जो बंगाल में था उसको वापस नहीं किया गया। यानी चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सारे जितने भी फ्रांस के विजित क्षेत्र थे, सबको क्या किया गया, वापस कर दिया गया। इसके बाद जो तीसरा था, इसमें क्या कहा गया कि फ्रांसीसी अब कोई भी सेना भारत में नहीं रखेंगे। यानी फ्रांसीसी सेना भारत में नहीं रखेंगे। फ्रांसीसी भारत में अपना सेना नहीं रखेंगे। यानी फ्रांसीसी भारत में अपना सेना नहीं रखेंगे। तो ये था थर्ड कर्नाटक युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में वांडीवासा का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि कौन था थर्ड में, काउंट लाली। इधर से कौन नेतृत्व कर रहा था, आयरकुट। कौन सी संधि के थ्रू खत्म होता है, तो पेरिस के संधि के तहत। पेरिस के संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। और पेरिस के संधि में क्या कहा गया, फ्रांस के जो सभी विजित क्षेत्र थे उसको वापस कर दिया गया है। चंद्रनगर जो वेस्ट बंगाल में है, इसको वापस नहीं किया गया था। और फ्रांसीसी कोई भी सेना भारत में नहीं रखेंगे। यानी फ्रांसीसी जो सेना है वो भारत में नहीं रहेगी। तो ये था कर्नाटक युद्ध के बारे में। पहला हम लोग देखे, दूसरा देखे और तीसरा देखे। हम इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे बंगाल में। यानी बंगाल का उस टाइम पे शासन कैसा था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।